हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे हैं। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा सत्ता के समसामयिक केंद्र, जो पार्ट हमारा थर्ड है। और चैप्टर कौन सा है आपका? सेकंड चैप्टर है। जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी है उसमें फोर्थ चैप्टर है, तो इससे पहले वाला जो मैंने लेक्चर डाला था उसमें फोर्थ लिखा था। लेकिन हम लोग न्यू करिकुलम से चलेंगे तो न्यू वाली जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की उसमें सेकंड चैप्टर है। और नाम भी बस हल्का सा चेंज कर दिया, समसामयिक केंद्र। वहाँ पे क्या है? सत्ता के समकालीन केंद्र। तो मैंने जब वो आपको सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें सारी चीज़ें बताई थी, तो इन सब चीज़ों में मत पढ़ना, बस इतना ध्यान रखना चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का, सत्ता के समसामयिक केंद्र या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और कक्षा 12वीं है और ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है वो पार्ट जाकर देख लीजिएगा, तभी ये चैप्टर क्या है आपको समझ में आएगा। इससे पहले इस चैप्टर में हमने समझा था यूरोपीय संघ के बारे में, हमने समझा आसियान के बारे में भी हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर लिया था कि आसियान की जो स्थापना हुई थी 1967 में, तो किस पृष्ठभूमि में हुई थी या क्या बैकग्राउंड रहा था, या आसियान की स्थापना के क्या कारण रहे थे। तो हमने देखा था उपनिवेशवाद रहा था आसियान के, ज़्यादातर जापान और यूरोप के उपनिवेश रहे थे। और शीत युद्ध में उनको महाशक्तियों का दबाव भी झेलना पड़ रहा था, या तो यूएसएसआर में जाएं या फिर अमेरिका में जाएं। सार्वभौमिक मताधिकार या बोलिए राष्ट्र सार्वभौमिकता की बात करते थे वो लोग। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले डिस्कस कर ली हैं, तो आप लोग जाके उसको देख लेना, तब जाके क्या आएगा, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये पार्ट हमारा थर्ड है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है, आसियान के कार्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत और आसियान संबंध पढ़ेंगे, फिर चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण पढ़ेंगे। इसके बाद 2-3 टॉपिक और रह जाएंगे, तो उसको मैं अगले पार्ट में क्या कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगा, ताकि वीडियो ज़्यादा आपकी लंबी ना हो जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, इसमें ये जो स्टार लगा, स्टार का मतलब ये टॉपिक है और ये इसके आंसर होंगे। तो रट्टा मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं करवाता हूँ, लेकिन ये क्या है, ये टॉपिक है, इसी से ही क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा। तो पहला क्या, आसियान के कार्य। तो आसियान के कार्य, आसियान कब बना था, कमेंट बॉक्स में जाके लिखना आसियान कब बना था। और आसियान की जो स्थापना की थी उन 5 देशों का नाम बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में जाके लिखना। तो आसियान के कार्य क्या है, आसियान कोई भी संगठन बनता है तो उसके कुछ ना कुछ क्या क्या होते हैं, कार्य होते हैं। तो वैसे ही आसियान के भी कुछ कार्य थे। तो आसियान ने 2003 में 3 समुदाय बनाए। क्या बनाए, ऐसे लिखना है आसियान के कार्य। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो लिख देना, आसियान की स्थापना भी बता देना 1967 में हुई थी। और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना, आसियान ने 2003 में 3 समुदाय बनाए जिसके कार्य क्या हैं, निम्नलिखित हैं। पहला समुदाय कौन सा है आपका, पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय, नाम में ही छुपा हुआ है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब क्या हुआ, ये देखो, आसियान सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा का मतलब होता है कि जो भी लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है या हिंसा होती है उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसमें क्या, आसियान सुरक्षा समुदाय इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो सके। तो कोई भी चीज़ अगर लड़ाई झगड़ा हो भी रहा हो, हिंसा हो भी रही हो, तो उसको बातचीत के माध्यम से क्या कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए, या उस समस्या का हल कर लिया जाए। यानी सैनिक चीज़ें क्या है, आराम से बातचीत से हल हो जाए, शांति से हल हो जाए, और वो सैनिक टकराव में ना बदले। इसलिए किसकी स्थापना की गई थी, आसियान सुरक्षा समुदायों की। जैसे एक एक करके डिस्कस करते हैं, खाली मेन थीम याद रखना। सुरक्षा का मतलब है कोई भी चीज़ हो तो वो लड़ाई तक या हिंसा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बातचीत से या शांति से उस बात को क्या कर लेना चाहिए, हल कर लेना चाहिए। तो क्या है, क्षेत्रीय विवादों, सैनिक टकराव तक ना पहुंचना। मैंने तो मतलब शॉर्ट में लिखा है, बस इतना ध्यान रखना, जो क्षेत्रीय विवाद होते हैं, छोटे मोटी बात होती है, उसके लिए नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, हिंसा करने लगेंगे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो क्षेत्रीय विवाद, सैनिक टकराव तक ना जाएं। इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, जब हर छोटी बात पे लड़ाएंगे तो क्या होगा, देश का क्या होता है, नुकसान ही होता है। इसलिए ज़्यादातर क्या करना चाहिए, चीज़ों को शांति रूप से हल कर लेना चाहिए। तो क्या ये क्षेत्रीय विवाद, सैनिक टकराव तक नहीं पहुंचने चाहिए, तो ध्यान रखना। उसके बाद उदाहरण दे देना,
जैसे 2003 तक शांति, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया गया। यानी इसका मतलब ही क्या था कि लड़ाई झगड़ा ना हो। 2003 में किसको बढ़ावा दिया गया? शांति, यानी पीस बनी रहे आपस में। जब पीस रहेगा, शांति रहेगा, तभी तो व्यापार को क्या करेंगे? अच्छे से लेकर चल सकेंगे। उसके बाद सहयोग, सहयोग का मतलब सभी आपस में मिलकर रहेंगे तो क्या करेगा? आसियान क्या होगा? बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब है कोई भी एक देश दूसरे देश के मतलब संप्रभु क्षेत्र में क्या करे? उसमें हमला ना करे, उसमें इंटरफेयर ना करे, हस्तक्षेप ना करे, यानी एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी ना करे। तो उदाहरण में इसको लिख देना। फिर सेकंड, ये जो है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड, ये उदाहरण सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। सारे नहीं लिखने, पेपर में आएगा तो एक दो पॉइंट क्या कर दोगे? लिख के छोड़ दोगे। फिर तीसरा संप्रभुता, संप्रभुता के वचनबद्धता को मानना। संप्रभुता की वचनबद्धता को मानने का मतलब क्या? संप्रभु यानी सोवरन क्या होता है? हर स्टेट जो होता है, यानी हर राज्य क्या है? अपने आप में सोवरन है। तो किसी भी दूसरे राज्य को उसके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बोलता है कि किसी भी देश को ना, जितने भी आसियान के 10 सदस्य हैं, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? वचन देना पड़ेगा। फिर है सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल। सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल, यानी इसका मतलब इस तरीके की हम आपस में शांति को, सहयोग को, मेल मिलाप को लेकर चलें। जैसे आसियान शैली हमने देखा भी था, टकराव रही, सहयोगात्मक मूलक मेल मिलाप से चलना ही क्या है? आसियान शैली है। तो वही कह रहा है कि सुरक्षा एवं विदेश नीति में, यानी कोई भी देश हमारे ये आसियान के देशों पे हमला ना करे, इसके लिए क्या है? एक संगठन बनाया गया था। उस संगठन का नाम है ARF। ARF का मतलब क्या होता है? ARF का मतलब है आसियान क्षेत्रीय मंच। क्या है? आसियान क्षेत्रीय मंच, यानी इंग्लिश में बोलते हैं आसियान रीजनल फोरम। चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आसियान रीजनल फोरम। तो एक नंबर में पूछ लेगा ये ARF कब बना था? तो 1994 में क्या बना था? ARF की स्थापना हुई थी। तो ये जो तीनों चारों पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, ये पहला पॉइंट है कि आसियान के 3 कार्य हैं, जिसमें से पहला कार्य क्या था? आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय का मतलब क्षेत्रीय विवाद, सैनिक क्षेत्रीय विवाद जो है वो सैनिक टकराव तक ना पहुंच जाए, शांति से मसले को क्या कर लिया जाए? हल कर लिया जाए। और उसके लिए शांति, सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। कोई भी देश एक दूसरे के देश में क्या करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा, या उसके संप्रभुता को नहीं, मतलब हर देश दूसरे देश की संप्रभुता को मानने का क्या देगा? वचनबद्धता देगा। और सुरक्षा और विदेश नीति के तहत एक संगठन की स्थापना की गई, ये फोरम की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या है? आसियान क्षेत्रीय मंच या आसियान रीजनल फोरम, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। तो ये पहला हो गया। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक, वहाँ पे क्या था? सैनिक था। यहाँ पे क्या है? आर्थिक है। आर्थिक में क्या होगा? आपस में व्यापार करेंगे। व्यापार करेंगे जब आपस में मिलके तो क्या होगा? देश तरक्की करेगा। आसियान का जो मंच है वो क्या होगा? तरक्की करेगा। उसके बाद क्या है? आपस में साझा बाजार करेंगे। साझा बाजार का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट करेंगे जहाँ पे क्या है? सभी आसियान के 10 देश मिलकर क्या करेंगे? आपस में व्यापार करेंगे। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देंगे। मुक्त व्यापार का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है जब देश क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी देश, यानी भारत जब दूसरे देशों से क्या मंगवाता है? सामान का आयात करता है, वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है, तो उस पर भारत को क्या देना पड़ता है? आयात शुल्क देना पड़ता है, यानी दूसरे देश को पैसा देना पड़ता है। इससे चीज़ें क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। तो इन देशों का ये था कि हम मुक्त व्यापार करेंगे, यानी जो 10 देश हैं उनमें जो वस्तुएं या सेवाएं जाएंगी तो उस पर शुल्क को क्या करा जाएगा? कम करा जाएगा। तो सिंपल सा मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है जो आयात शुल्क होते हैं, या जो दूसरे देशों से सामान या वस्तुएं आती है उस पर जो शुल्क लगता है वो या तो कम होना चाहिए या वो शून्य होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यही सारी चीज़ें इसमें एक बार फिर भी पढ़ देता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है।
आसियान आर्थिक समुदाय यानी साझा बाजार, यानी एक ऐसा मार्केट बनाएंगे जहां पर आसियान के 10 देश आएंगे, आपस में एक दूसरे की वस्तुओं का क्रय विक्रय करेंगे, यानी उसको खरीद और बिक्री करेंगे। उत्पादन आधार तैयार करके आर्थिक और सामाजिक विकास करना, यानी क्या करना, अब आसियान के देश क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे। जब उत्पादन वो ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, लोगों की डिमांड पूरी हो जाएगी। जब लोगों की डिमांड पूरी होगी तो कहीं ना कहीं जो गरीबी है, बेरोजगारी है, वो सारे मुद्दे क्या होंगे, सारे मुद्दे हैं, समस्याएं क्या थोड़ा थोड़ा हल होने का क्या होगा, प्रयास होगा। जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी तो क्या होंगे, सामाजिक विकास होगा। एक एग्जाम्पल से समझना, आप चाहते हो कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो, तो कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तभी तो आप समाज से जाके क्या कर सकेंगे, जुड़ सकेंगे। और हमें ही पेट में खाने के लिए खाना नहीं है तो हम समाज से क्या जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ पाएंगे। तो वही कह रहा है, जब आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना सामाजिक विकास भी करेंगे। उसके बाद है आर्थिक विवादों को निपटाना। आर्थिक विवादों को निपटाने का मतलब क्या होता है ना, बहुत सारा, कि हमने साझा बाजार लगाया, आपस में क्या किया, व्यापार किया। तो मान लो मलेशिया ने सिंगापुर को कुछ सामान बेचा और सिंगापुर ने क्या किया, उसकी भुगतान नहीं किया, जो भी सामान वगैरह खरीदा है, तो या फिर कर दिया है, तो फिर ऐसे में क्या हो सकता है, मामला क्या हो सकता है, विवादित बन जाएगा। मलेशिया कहेगा इसने तो मुझे पैसा ही नहीं दिया, सिंगापुर कहेगा कर दिया है मैंने। तो ऐसे बहुत सारे मसले हो सकते हैं। कोई चीज़ महंगी हो सकती है, जब इसमें मुक्त व्यापार की बात हो रही है तो कोई देश हो सकता है शुल्क को ज़्यादा लगा ले, शुल्क यानी टैक्स ज़्यादा लगा ले, तो फिर एक देश बोलेगा नहीं, आप शुल्क तो हमें क्या करना है, कम करना है। तो ऐसे जो भी आर्थिक मसले होते हैं तो उसके लिए भी क्या किया जाएगा, एक मंच बनाया जाएगा जिसको आपस में मिलकर ही क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो यूएन का जब चैप्टर पढ़ेंगे 6 चैप्टर तो उसमें आएगा, यहाँ नहीं देखना। तो इसका मतलब है जब आर्थिक विवाद होंगे ना तो उसके लिए किसी भी दूसरे देश के पास हमें जाना नहीं है, समस्या का समाधान के लिए हम आपस में ही मिलके क्या कर लेंगे, समस्या का समाधान कर लेंगे। उसके बाद है मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना। बता ही दिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का मतलब है जो भी दूसरे देशों से क्या आता है, सामान आता है, उस पर जो टैक्स लगता है, शुल्क लगता है, या तो उसको कम करना या उसको शून्य करना। तो इससे क्या होगा, आपस में व्यापार बढ़ेगा, चीज़ें क्या होंगी, जब एक दूसरे देशों से चीज़ें आएंगी तो उसकी कीमत क्या होगी, कम होगी, तो लोगों को आसानी से वो कम रेट पर मिल जाएगी। तो ये दूसरा काम हो गया आसियान आर्थिक समुदाय का, यानी साझा बाजार होगा, उत्पादन आधार तैयार करके सामाजिक विकास करना, फिर आर्थिक विवादों का निपटान कर लेना आपस में ही, और मुक्त व्यापार क्षेत्र को बढ़ाना, यानी FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन पूछ लेगा पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। क्या है, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक, वर्ड पे ध्यान देना खाली। और इस वर्ड को ना, ये जो ब्लैक में मैंने लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से अपनी जबान पे लाने का क्या करना, प्रयास करना, क्योंकि जल्दी आएगा नहीं, लगेगा सब कुछ सेम है। खाली ये ध्यान रखना, ये सुरक्षा हो गया, ये आर्थिक हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक हो गया। बाकी आसियान से ही सब में स्टार्ट है, खाली बीच में देखना सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक का मतलब क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक का मतलब है, संस्कृति का मतलब क्या होता है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपकी भाषा क्या है, आप कैसा रहते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, संस्कृति में। आप किस समाज में रहते हैं, ऊंची जाति, नीची जाति, काले गोरे, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, समाज और संस्कृति में आती हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी जब काम होगा ना तो उसमें क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपस में अपने कल्चर को क्या करेंगे, बढ़ाते हुए चलेंगे, आपस में एक दूसरे के कल्चर को बढ़ाएंगे। जैसे भारत का ही देख लीजिए, हिंदी इवन आजकल हिंदी का थोड़ा सा बढ़ भी रहा है, मतलब हिंदी भाषा को क्या किया जा रहा है, थोड़ा प्रमोट भी किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हिंदी भाषा अच्छी है ख़राब है, और भी भारत की बहुत सारी भाषाएं, कन्नड़, तेलुगु, इनको भी बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, लेकिन हिंदी को भी क्या दूसरे देशों में कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, UN में जाके हिंदी की स्पीच दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है।
भारत का योगा देख लीजिए, संस्कृति का एक पार्ट है, वो दूसरे देशों में योगा डे भी मनाया जाता है 21 जून को। तो ये सारी चीज़ें, इससे क्या है, हमारा कल्चर क्या है, बढ़ रहा है। तो वैसे ये लोग आसियान सामाजिक संस्कृति में आपस में अपने कल्चर का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं। इससे क्या होता है, आपस में समरसता बढ़ती है और व्यापार क्या होता है, अच्छा होता है, संबंध क्या होते हैं, आपस में अच्छे होते हैं। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा था कि कंबोडिया और पूर्वी तैमूर, यानी एक देश है कंबोडिया और पूर्वी तैमूर, तो इसमें कुछ संकट वगैरह चल रहा था, तो उसको बातचीत के माध्यम से क्या कर लिया गया, समस्या का हल कर लिया गया। तो ये हो गया हमारा पूरा क्या, आसियान के कार्य। तो ध्यान रखना, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने का प्रयास करना, क्योंकि चीज़ें इंटरेस्टिंग है। बोरिंग वे में लोगे तो नींद आ ही जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं कि नींद ना है, बिल्कुल नींद आ जाएगी। सब्जेक्ट ऐसा है, सब्जेक्ट ऐसा नहीं, आपका पढ़ने का तरीका कैसा है, पढ़ाने वाले का सामने का तरीका कैसा है। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब तक आप फीडबैक देंगे नहीं तब तक हम क्या है, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में उतना पता चल नहीं रहा है। क्योंकि फीडबैक आएगा तभी हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को सुधार करने का क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। अगर कुछ भी लगता है कि चेंज करना चाहिए, सुधार होना चाहिए या रिफॉर्म होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए किस तरीके से हम आगे लेक्चर को लेकर चल सकें। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत और आसियान संबंध। और इसको बताने से पहले बैठिए मत, पढ़ाई को अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो यानी आज कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, यानी आज का काम कल पे मत छोड़ो, क्योंकि कल पे छोड़ोगे तो कल का काम परसों पे हो जाएगा और धीरे धीरे क्या बनता जाएगा, बोझ बनता जाएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, अभी से पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म नॉलेज रहेगी, ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा। जब जाओगे किसी से, मतलब अच्छा एकेडमिक्स में जाओगे, अच्छे एलीट लोगों से मिलोगे, इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलोगे, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, डिबेट भी कर सकते हो। अगर इन टॉपिक्स पे आ जाए, ये टॉपिक्स चलता ही रहता है। अभी देख रहे हो ना, भारत के जो प्रधानमंत्री गए वो ब्रिक्स के दौरे पर गए, चंद्रयान हुआ है। तो थोड़ा जब ज्ञान रहेगा तो केवल वो नंबर के लिए मैटर नहीं करेगा, कहीं पे डिबेट करना हो, कंपटीशन होगा, तो वहाँ पे भी आपको क्या कर सकती हैं, चीज़ें मदद करेंगे। खैर चलते हैं इस पर, भारत और आसियान के संबंध। इसका मतलब क्या, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत से, तो हमें कहीं ना कहीं उस क्या है, भारत का तो नज़रिया पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे तो ये वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में राजनीति है, लेकिन सिर्फ इसमें वर्ल्ड की तो पढ़नी है, लेकिन वर्ल्ड के साथ भारत के कैसे संबंध हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के कैसे संबंध है, आसियान के साथ भारत के कैसे संबंध है, चाइना के साथ कैसे संबंध है, यूनाइटेड नेशंस के साथ भारत के कैसे संबंध है, तो ये भी हमें क्या है, समझना पड़ेगा। तो चलते हैं इसमें, भारत और आसियान संबंध। तो इसमें भी दो चार चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं। 12वीं के हिसाब से जितना दिया हुआ उतना इनफ है, जितना मैंने लिखवाया उतना कर देना। तो लिख देना, भारत और आसियान के संबंध वर्तमान में तो बढ़े हैं, लेकिन शुरुआत में जब आसियान बना था 1967 में, यानी 1967 में जब बना था, तो भारत और आसियान के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, भारत और आसियान के संबंध अच्छे हैं, जिसे हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, मुक्त व्यापार समझौता करना। क्या करना, मुक्त व्यापार बता ही दिया। मुक्त व्यापार समझौते का मतलब क्या है, मुक्त व्यापार समझौते का मतलब है कि आपस में यानी भारत ने 3 देशों के साथ, वैसे पहले बता देता हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ क्या है। भारत ने मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ क्या किया है, मुक्त व्यापार समझौता किया, जो 2010 से लागू हो गया है। इसका मतलब क्या है कि भारत मलेशिया सिंगापुर से अब क्या करेगा, मुक्त व्यापार समझौता। यानी भारत कोई भी अगर वस्तु और सेवाओं को खरीद कर लाएगा, कहाँ से, मलेशिया सिंगापुर और थाईलैंड से, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, कम रेट पर हो जाएंगी। इसका मतलब कोई भी चीज़ आएगी तो उस पर शुल्क कम लगेगा, जब शुल्क कम लगेगा तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, लोगों को कम कीमत पर मिलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और भारत से भी जो सामान निर्यात होगा तो उन देशों में भी क्या हो जाएगा, चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम शुल्क पर हो जाएंगी। इससे क्या हो जाएगा, व्यापार बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक संगठन है, वैसे तो इससे हटके है, ठीक है ना, छोड़ो बताना, वैसे मैं सोच रहा था बता दूं, लेकिन हटाओ, यहीं तक मैं रखता हूं। वैसे एक संगठन बना है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो
जानना मत उसमें क्या है कि उसमें ना भारत एक संगठन है वो भी, तो उसमें भारत उसका पार्ट था, लेकिन भारत उसके पार्ट से निकल गया। क्यों? क्योंकि उसमें चाइना भी क्या है, सदस्य है। तो चाइना क्या करता है, चाइना की पॉलिसी रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का क्या करता है, निर्यात करता है, डंपिंग कर देता है। तो निर्यात जब कर देता है तो चाइना की चीज़ें क्या हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं वहाँ पे उस देश में। तो और बाकी जिस भी देश में जा रही हैं उस देश का क्या है, सामान बिकना क्या हो जाता है, कम बिकना हो जाता है। खैर भारत उससे बाहर निकल गया, वो सब मत सोचना, ऐसे ही बता दिया मैंने। बस सिंपल सा ध्यान रखना, मुक्त व्यापार समझौता करना। तो ऐसे लिखना, भारत ने आसियान के 3 देशों के साथ क्या कर रखा है, मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, जो 2010 से क्या हो गया है, लागू हो गया है। दूसरा, दक्षिण एशिया में पहुंच बनाना। क्या है, दक्षिण एशिया में पहुंच बनाना। इसका मतलब क्या है, थोड़ा मैप जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। कहाँ दक्षिण एशिया है, कहाँ पश्चिम एशिया है, कहाँ वेस्ट एशिया है, कहाँ ईस्ट एशिया है, कहाँ सेंट्रल एशिया है। एशिया को भी 4, 5, 6 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, जो ये भारत का नक्शा है, बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ज़्यादा उसमें मत समझना कि अच्छा ही खाली समझ के लिए बता रहा हूँ। ये भारत का नक्शा हो गया। भारत भी कहाँ पर आता है, दक्षिण एशिया में आता है। तो यहाँ पर जो मैंने मैप में बताया था कई सारे देश हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनई, दारुसलाम, म्यांमार। तो ये सारे किस में आते हैं, दक्षिण एशिया में आते हैं। तो जब दक्षिण एशिया में आते हैं तो भारत, अभी पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर ये समझाऊंगा क्या है। दक्षिण एशिया में पहुँच बनाना, 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई गई थी। कौन सी, लुक ईस्ट। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी इस समय पर। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में क्या हुआ था कि ये पॉलिसी बनी थी, कौन सी, लुक ईस्ट पॉलिसी बनी थी। यानी पूरब की ओर देखो, किसकी ओर देखो, पूरब। ये क्या होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ये पूरब होता है और ये दक्षिण होता है। ये तो पता ही होगा आई होप। तो भारत क्या है, पूरब की ओर देखो, पूरब की ओर देखना यानी म्यांमार। तो भारत का जब नक्शा देखोगे तो कौन कौन से देश हैं, म्यांमार, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है दक्षिण एशिया में, फिर उधर जो भी देश आ रहे हैं आपके वो सारे। लेकिन 2014 में इस पॉलिसी का नाम करके क्या कर दिया गया, एक्ट ईस्ट। तो ध्यान रखना, जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो उनने 2014 में इसका नाम कर क्या कर दिया, पेपर में आया भी है कि 1991 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी यानी पूरब की ओर देखो, उसका नाम कब चेंज हुआ और क्या कर दिया गया, तो उसका नाम क्या था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ध्यान रखना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसका मतलब क्या, ये सारे देशों में भारत क्या कर सकता है, निवेश करेगा। तो जब भारत निवेश करेगा इन देशों में तो क्या होगा, भारत को आर्थिक रूप से क्या होगा, मुनाफा होगा। भारत के पास विदेशी करेंसी भी बहुत सारी आ जाएगी। तो भारत कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, एक अच्छी अर्थव्यवस्था बन सकता है। जैसे बन भी रहा है, भारत अभी वर्तमान में 5वें नंबर की क्या है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ध्यान रखना, मुक्त व्यापार समझौता किया है मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड से। उसके बाद दक्षिण एशिया में पहुंच बनाना, यहाँ पे पहुंच बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत अगर यहाँ पर पहुंच नहीं बनाएगा तो क्या हो जाएगा, चाइना जो है यहाँ पर बैठा हुआ, ये चाइना, उसका तो काम ही है छोटे छोटे देशों में क्या करना, निवेश करना। अगर भारत नहीं जाएगा तो इनकी मदद कौन करेगा, चाइना करेगा। तो इनकी मदद जब चाइना करेगा तो भारत के लिए कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, सामरिक रूप से खतरा हो सकता है, भारत की संप्रभुता को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो एक ये भी है। तो ध्यान रखना, दक्षिण एशिया में पहुंच बनाना, इसके लिए क्या किया गया था, 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई गई थी और जिसे 2014 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया था। उसके बाद है चीन को संतुलन में लाना। चीन को संतुलन में लाने का मतलब क्या है, आपको पता ही है, चीन हमारा कितना प्रिय मित्र है। चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमेशा हमसे क्या करना चाहता है, इतना प्यार करता है कि हम ही पे क्या है, हमेशा आंख गड़ाए रहता है, अटैक करने के उसमें रहता है। छोटे छोटे देशों को हमारे खिलाफ भड़काने का प्रयास करते हैं ये सब, ताकि क्या हो जाए, भारत सैनिक रूप से क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए। लेकिन भारत आपका पहले का भारत नहीं रहा। भारत क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है। तो अब भारत को आंख दिखाना क्या है, थोड़ा सा
आसान काम नहीं है। तो मैं बता रहा था चीन को संतुलन में रखना, यानी इसका मतलब है इन देशों के साथ जब भारत क्या करेगा, अच्छा व्यापार करेगा, निवेश करेगा, अवसंरचनाओं को बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, तो चीन का हस्तक्षेप क्या होगा, कम होगा, और भारत का भी एशिया में क्या है, नाम बढ़ेगा। वैसे तो नाम बढ़ ही गया, आपको पता ही है। चंद्रयान जो भेजा है चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, तो क्या है, पहला भारत जो है पहला क्या बन गया है, विश्व का पहला देश बन गया दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला। ध्यान रखना अगर पूछ ले तो चीन को संतुलन में लेने का मतलब समझ रहे हो ना, चीन का हस्तक्षेप ना बढ़े यहाँ पर। जैसे कैसे संतुलन में लेगा, संतुलन में लेगा, भारत क्या करेगा, वहाँ पर निवेश करेगा, पैसा निवेश करेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो भारत का क्या होगा, तारीफ होगा। व्यापार वगैरह बढ़ाएगा इन देशों से, जैसे हमने देखा मुक्त व्यापार करेगा। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था भी बढ़ाएगा, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा। जैसे भारत क्या कर रहा है, अफगानिस्तान में भी वहाँ की संसद वगैरह बना रहा है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल वगैरह बना रहा है। तो अवसंरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग वगैरह बनाया जाता है। तो ये सारी जब चीज़ें करेगा तो क्या हो जाएगा, भारत और आसियान के संबंध क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब ये लिख लोगे ऐसे तो उसके बाद क्या करना है, कॉन्क्लूजन 4 नंबर 6 नंबर में कॉन्क्लूजन जरूर लिखना है, निष्कर्ष जरूर लिखना है, तभी क्या है आपका आंसर क्या हो जाएगा अच्छा। तो इसको कैसे लिखो, भारत और आसियान के संबंध शुरुआत में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वर्तमान में अच्छे हैं, जो निम्नलिखित, जिसे हम निम्नलिखित रूप से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 1 2 3 इसको लिख दोगे इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा क्या करोगे, 1 2 लाइन क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। और उसके बाद जो ये पेज होता है, तो पेज का थोड़ा सा मतलब 1/3 यानी थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना, इससे आंसर क्या लगेगा आपका, अच्छा लगेगा। तो और फिर लिख देना, अतः सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक आदि कारणों से आसियान भारत के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया भारत और आसियान संबंध। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण। उत्थान का मतलब चीन भी जो था ना, शुरुआत में देखोगे ना, चीन भी क्या हुआ है, चीन में सिविल वॉर चल रहा था, वहाँ पे आपस में ही क्या चल रही थी, लड़ाई चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। तो चीन भी जो है 1949 में क्या हुआ, आज़ाद कह लीजिए, यहाँ पर क्रांति खत्म हुई। तो माओ से तुंग के नेतृत्व में क्या है, वहाँ पे सरकार बनी, साम्यवादी सरकार बनी, कम्युनिस्ट सरकार बनी। तो शुरुआत में चीन जो था ना, चीन का समझा जाता था कि जो चीन है उसका संबंध किससे है, यूएसएसआर, क्योंकि चीन जो शामिल था, कौन से गुट में शामिल था, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के गुट में शामिल था। तो शुरुआत में चीन जो है ना, भारत से भी खस्ता हालत थी चीन की, लेकिन धीरे धीरे उसने डेवलप करके अपनी अर्थव्यवस्था पर इतना निवेश किया, खेती को इतना अच्छा बढ़ावा दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आती हैं। तो थोड़ा ये मैं बताऊंगा और थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा, अगर आपको समझनी होंगी तो समझ लेना। ये तो है ही मेन इस टॉपिक का, इससे थोड़ा सा हटके भी थोड़ा मैं 2 मिनट बताऊंगा, तो समझने का प्रयास करना। फिलहाल जो बुक में चीज़ें हैं उसको लेकर चलते हैं। तो चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण सबसे पहले ध्यान रखना, 1949 में क्या हुआ था, चीन आज़ाद हुआ था या सिविल वॉर ख़त्म हुआ था वहाँ पर, और साम्यवादी सरकार बनी थी, किसके नेतृत्व में, माओ से तुंग के नेतृत्व में। तो हर कोई होता है वहाँ पे क्या है, हर जो देश बनता है उसके पीछे किसी न किसी का बड़ा हाथ होता है। वैसे एक का तो हाथ नहीं होता है, लेकिन सबका हाथ होता है, लेकिन एक नेतृत्व करता होता है। जैसे जब इंडिया टीम जीतती है क्रिकेट में, तो कोई भी हो, लेकिन जो एक कैप्टन होता है उसका नाम आता ही है। तो उसी तरीके से जब भारत आज़ाद हुआ था, तो महात्मा गांधी का भी नाम आएगा ही, बड़ा रोल था, बाकी भी सबके हाथ थे। वैसे ही माओ से तुंग का भी क्या है, बड़ा हाथ रहा है। हमें समझना है कि चीन जो था इतना कमज़ोर था, उस पर मुद्रा भी नहीं थी, उसकी अर्थव्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वो वर्ल्ड में इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो दूसरे देशों में क्या कर रहा है, इवन अमेरिका में क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है। तो देखते हैं क्या है। पहला एक, कृषि से मुद्रा निकालकर बड़े उद्योग खड़े करना, लगाना। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अगर किसी भी देश को डेवलप होना है तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं या जिसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से विकास करना पड़ेगा। जैसे भारत में भी कृषि पर अच्छा ध्यान दिया गया, लेकिन भारत में जो मैन्युफैक्चर होता है, सेकेंडरी सेक्टर यानी जहाँ पे सामान वगैरह का उत्पादन होता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है या रोजगार की समस्या भारत में क्या है, रहती है। खैर भारत पे नहीं जाएंगे, इसी पे रहेंगे।
कृषि से मुद्रा निकालकर बड़े उद्योग। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने सबसे पहले अपने कृषि को अच्छे से डेवलप किया। जब कृषि डेवलप हो गया, विकास हो गया, जब कृषि से क्या होने लगा, मुनाफा मिलने लगा, तो उस पैसे से चाइना ने क्या किया, यहाँ से पैसा निकाल कर उसने क्या किया, बड़े बड़े उद्योग लगाने चालू कर दिए। तो पहला ध्यान रखना, कृषि से मुद्रा निकाली और बड़े बड़े उद्योग लगाए। आपको क्या लिखना है, कृषि से मुद्रा निकालना। उसके बाद ऐसे ही एरो जैसे मैं लगाता हूँ वैसे लगा के लिख दोगे। चीन ने क्या किया, शुरुआत में कृषि को विकास करके वहाँ से मुद्रा निकाली और उस मुद्रा को कहाँ लगा दिया, बड़े बड़े उद्योग में लगा दिया। दूसरा है आयातित सामानों को घरेलू स्तर पर ही बनाना। इसका मतलब क्या, आयातित सामान यानी शुरुआत में चाइना में कुछ भी नहीं था, कुछ भी वस्तु होती थी तो उसको कहाँ से मंगाना पड़ता, अमेरिका से, यूरोप से, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, चाइना की जो कॉस्ट होती थी, वैसे भी चाइना गरीब था, तो चाइना गरीब था तो चीज़ों को उतना अच्छे से खरीद नहीं सकता था। तो इसने चाइना ने क्या किया, जो वो चीज़ें बाहर से मंगाता था, मैन्युफैक्चर करता था बाहर, मतलब जो बाहर से चीज़ों को मंगाता था, अब उसने उसको क्या किया, घरेलू स्तर पर ही बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा तकनीक भी नहीं थी और ना ही बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा थी। विदेशी मुद्रा जो जिसको क्या बोलते हैं, फॉरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब क्या होता है, विदेशी मुद्रा। जब हमें क्या है, दूसरे देशों से कोई सामान खरीदना है, तो जब दूसरे देशों से सामान खरीदना है तो हमें विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स उनको देना पड़ेगा। और चाइना के पास जो फॉरेक्स था, विदेशी मुद्रा का भंडार था, वो बहुत कम था, तो ज़्यादा वस्तुओं का वो आयात नहीं कर पाता था। फिर चाइना ने क्या किया, जब इसमें पैसा आ गया चाइना पे, तो उसने क्या किया, घर घर में क्या लगा दिया, उद्योग। तो देखोगे आज चाइना की जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा क्या है, आगे बढ़ी हुई है। तो इवन मोस्टली चीज़ें आजकल हम जो मोबाइल चला रहे हैं, मोस्टली मोबाइल कहाँ के हैं, चाइना के। बच्चे जो जिन खिलौने से खेलते हैं वो भी कहाँ के हैं, चाइना के। लड़ियाँ, इवन जो दवाई यूज़ करते हैं ना, तो दवाई में एक कंपोनेंट होता है जिसको API बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो उससे ही क्या बनता है, दवाई बनता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, चाइना। तो ध्यान रखना, चाइना ने क्या किया है, जो पहले उस पर मुद्रा नहीं थी तो उसने क्या किया, धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही उसको क्या कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, अब उसको विदेशी मुद्रा की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी नहीं और धीरे धीरे क्या हुआ, उसको बाहर से सामान मंगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं और धीरे धीरे क्या होने लगा, चाइना डेवलप होने लगा। तीसरा है अमेरिका से संबंधों में सुधार। यानी इसका मतलब क्या है, शुरुआत में क्या था, जो चाइना था, चाइना किसके गुट में शामिल था, शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ के गुट में शामिल था, लेकिन वहाँ से वो ज़्यादा विकास कर नहीं पा रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ रही थी। तो अगर सोवियत संघ से अच्छा संबंध होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अमेरिका से आपका संबंध क्या होगा, खराब होगा। लेकिन उसने क्या किया, चाइना ने सोवियत संघ से संबंध हटा लिए, अपने को अलग कर लिया और धीरे धीरे क्या किया, 1972 के बाद से क्या किया, उसने अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि जो बड़ा होता है उसके साथ संबंध अच्छे बनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि अमेरिका उस समय क्या था, वर्चस्व था अमेरिका का, पूंजीवादी देश था। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका था, अमेरिका से उसने क्या किया, संबंध अच्छे बनाने स्टार्ट कर दिए। हाँ, तो उसने, चाइना ने क्या किया, अमेरिका से संबंध बनाकर अपने आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। आर्थिक एकांतवास का मतलब क्या है, चाइना पहले खुद ही घरेलू स्तर पर ही सामान बना रहा था, दूसरे देशों से व्यापार कर नहीं रहा था। अब चाइना ने क्या किया, जब अमेरिका से अच्छे संबंध बना लिए तो उसके बाद क्या किया उसने, अपने आर्थिक एकांतवास का मतलब है जब दूसरे देशों से संबंध नहीं बनाए जाते, आपस में ही रहते हैं। जैसे होता है ना, बंदा परेशान होता है तो एकांत में जाके बैठ जाता है माइंड फ्रेश करने के लिए। तो वैसे ही अब उसने अपना एकांतवास ख़त्म किया, अब दूसरे देशों से भी मिलने लगा। अमेरिका से उसने अच्छे संबंध बनाए, इससे भी क्या हुआ, उसके व्यापार में बढ़ावा हुआ और उसकी अर्थव्यवस्था का एक उत्थान का ये भी कारण रहा है। और दूसरा, उसके प्रधानमंत्रियों को भी बहुत हाथ रहा है। तो एक प्रधानमंत्री थी चाओ एन लाई, थी नहीं मतलब थे, तो चाइना के एक प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई। तो ये भी पॉइंट आएगा कि चाओ एन लाई जो थे उनने क्या किया, चाइना को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसी लेकर आए, जिसमें उन्होंने क्या किया, कृषि को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया, कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, कृषि को बढ़ावा दिया। यानी कृषि, ये ध्यान रखना, चाओ एन लाई की जो नीति आई थी 1973 में आई थी। तो इसने क्या किया, कृषि, जब कृषि अच्छी होगी, जब खाद्यान्न पदार्थ अच्छा होगा तो भुखमरी मिटेगी, बेरोजगारी मिटेगी, तो इससे क्या होगा, देश डेवलप होगा।
उद्योग, उद्योग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग पर ध्यान दिया जाएगा, मैन्युफैक्चर पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे लोगों की डिमांड्स को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। सेना पर ध्यान देना, इसका मतलब सब कुछ है लेकिन आपके पास एक मजबूत सेना नहीं है तो दूसरा देश आप पर क्या कर सकता है, हमला कर सकता है, आपको हरा सकता है। इसलिए देखते हो ना, हर देश क्या है, अपनी सैनिक ताकत को बढ़ाने का हमेशा क्या करते रहता है, प्रयास करते रहता है। तो चाइना ने भी क्या किया, सेना पर फोकस मारा। उसके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, सब कुछ ठीक है, कृषि भी ठीक है, उद्योग भी ठीक है, सेना भी ठीक है, लेकिन आज के डेट में अगर आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप उतना अच्छा डेवलप नहीं कर सकते। तो ये चाउ एन लाई समझ गए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने पर क्या दिया, बल दिया, कुछ भी कह लीजिए, टेक्नोलॉजी पर बढ़ाने के लिए क्या दिया, बल दिया। इवन कृषि में भी आजकल इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उद्योग में भी, सेना में भी, आप जानते हैं, तो हर चीज़ में क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका 5वां पॉइंट है खुले द्वार की नीति। खुले द्वार की नीति का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी। क्या बोलते हैं, ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर, खुले द्वार की नीति का मतलब क्या है, पहले चाइना ने क्या किया था, दूसरे देशों से व्यापार वगैरह करता नहीं था, लेकिन क्या किया 1978 में यानी 1978 में चाइना के प्रधानमंत्री थे देंग शाओपिंग, नाम ध्यान रखना क्या थे, देंग शाओपिंग। तो देंग शाओपिंग ने क्या कर दिया, 1979 में खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति का मतलब ये था, अब चाइना ने क्या किया, दूसरे देशों को बोला आइए आप हमारे देश में क्या करिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, निवेश कीजिए। जब चाइना ने नीति अपनाई तो क्या हुआ, चाइना में विदेशी मुद्रा भी क्या हो गई, बढ़ती चली गई। और चाइना में क्या है, विदेशी मुद्रा, फॉरेक्स की कमी नहीं है। इवन चाइना पे इतना ज़्यादा फॉरेक्स हो गया कि उसके बल पर वो क्या करता है, चाइना कई सारे छोटे छोटे बड़े बड़े देशों में क्या करता है, निवेश करने का प्रयास करता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और ये छोटा सा यहाँ पे नीचे उतना बढ़िया बनता नहीं है, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया, इसमें कुछ नहीं जानना है, बस सिंपल सा जानना। 1982 में चाइना ने खेती का निजीकरण किया और 1998 में उद्योग का निजीकरण किया। उद्योग का निजीकरण का, यह खेती का निजीकरण करने का मतलब क्या है, अब खेती भी क्या होगी, निजी हाथों में दे दी गई, उद्योग भी निजी हाथों में, ताकि क्या है, प्रोडक्शन बढ़ सके। उसके प्रॉस कौन समझने का हमें ज़रूरत नहीं है, बस इसको ध्यान रखना, बस पढ़ लेना। अगर पूछ ले चाइना ने अपनी खेती का निजीकरण कब किया तो 92 में, उद्योग का निजीकरण कब किया, 98 में। एक वर्ड होता है सेज, सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी इसको बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर क्या है, कोई भी आर्थिक गतिविधियों को क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि शराब वगैरह की दुकान नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है, उपजाऊ ज़मीन होती है, तो वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगाने की अनुमति नहीं दी जाती। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र किस में आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो इस पर ज़्यादा जाना नहीं है। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, आसियान के कार्य डिस्कस किए, जिसमें आसियान सुरक्षा समुदाय के बारे में देखा, आसियान आर्थिक समुदाय के बारे में, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के बारे में, भारत आसियान के संबंध देखे, मुक्त व्यापार समझौता किया मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड से, दक्षिण एशिया में पहुंच बनाना लुक ईस्ट पॉलिसी जो 2014 में एक्टिस्ट हो गई, चीन को संतुलन में लेने के लिए भारत ने निवेश, व्यापार, शिक्षा और संरचना पर ध्यान दिया। चीन की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, कृषि से मुद्रा निकालकर बड़े उद्योग लगाए, आयातित सामानों को घरेलू स्तर पर बनाया, अमेरिका से संबंधों में सुधार किया, यानी 1972 में आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। चाउ एन लाई की 4 नीतियाँ, चाउ यानी 4 एन लाई नीतियाँ, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान और तकनीक। खुले द्वार की नीति 1992 खेती का, 1998 इसका निजीकरण कर दिए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, यानी वहाँ पे कोई भी आर्थिक गतिविधियाँ नहीं होंगी। तो ये आज का क्या था, हमारा पूरा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, और पसंद नहीं आता तो इसको क्या करिए, डिसलाइक भी करिए। खुले अगर नहीं पसंद आ रहा तो आराम से डिसलाइक करिए, और अपना कमेंट अच्छे से लिखिए। ये मत समझिए सामने वाला क्या सोचेगा, आपके नेगेटिव कमेंट को भी हम लोग क्या है पॉजिटिव वे में लेने का प्रयास करेंगे, सुधार करेंगे। हाँ, लेकिन अगर डिसलाइक करते हैं तो उसका कारण ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, अपने दोस्तों में फैलाइए, ताकि क्या है ये वीडियो जो है सब तक क्या हो सके, पहुंच सके, सभी को इसका लाभ हो सके। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। मैं हट जा रहा हूँ, आप क्या कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।